Hello everyone, I am Rajat and you are watching Tech Learning with Rajat। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसके बारे में पूरा इंटरनेट या फिर एक तरह से पूरा कंट्री डिवाइडेड है, एंड दैट इज संचार साथी ऐप। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक लाइफ सेविंग टेलीकॉम सेफ्टी टूल है। कुछ लोग बोलते हैं ये प्राइवेसी के लिए डेंजर बन सकता है, और कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि सच क्या है और मिथ क्या है। इन्हीं 3 पॉइंट को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ, और आज मैं इस पूरे मैटर को पॉइंट बाय पॉइंट एविडेंस बेस्ड एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ समझाऊंगा। और एज आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो मेरी ये जो वीडियो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है, उस टेक्निकल एंगल के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिना किसी पॉलिटिकल बाइसनेस के। क्योंकि सच क्या है या फिर मिथ क्या है ये हमें जानना ज़रूरी है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो गोल सिंपल है, आपको सारी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। इस वीडियो का जो एजेंडा है उसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संचार साथी क्या है, गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च क्यों किया, फीचर्स का रियल यूज केस क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, संचार साथी ऐप के लिए साइबर सिक्योरिटी में इसका रोल क्या है, और जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कंट्री में, उस कंट्रोवर्सी का ओरिजिन क्या है, उस पे गवर्नमेंट का स्टैंड, अपोजिशन का क्या कंसर्न है, प्रिवेसी थ्रेट के बारे में कि रियलिटी क्या है, और जो पैनिक हो रही है पब्लिक, वो सब हम कवर करेंगे। लीगल एंगल में देखें तो मैं आपको राइट टू प्रिवेसी के बारे में भी बताऊंगा कि राइट टू प्रिवेसी क्या होता है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, और जो आईफोन और एंड्रॉयड की डिबेट चल रही है वो सारी चीज़ें। उसके अलावा क्या फ्यूचर सिनारियो है और क्या प्रैक्टिकल एडवाइस है, ये सारे टॉपिक में कवर करने वाला हूं। तो एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है इस ऐप से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग और डाउट्स को क्लियर करने को लेके। चलिए तो शुरू करते हैं। तो संचार साथी क्या है? संचार साथी एक गवर्नमेंट बैकएंड प्लेटफॉर्म है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डीओटी ने लॉन्च किया, और इसका जो मेन पर्पस है वो टेलीकॉम फ्रॉड फ्रॉड को कंट्रोल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं प्रॉपर आपको एक पोर्टल दिखा रहा हूँ इसका, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पे जाके, और संचार साथी ऐप का जो पोर्टल है उस पे। ठीक है, अब इसका जो मेन पर्पस क्या है, टेलीकॉम फ्रॉड को कंट्रोल करना। अब इसके 3 मेजर मॉड्यूल पे काम करने हैं, यानी कि ये जो टेलीकॉम फ्रॉड को कंट्रोल करना है ये 3 मेजर मॉड्यूल पे काम करता है। ठीक है, पहला आता है CEIR। CEIR स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें IMEI डेटाबेस होता है हर फोन का। ये बेसिकली क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जो IMEI है। इसीलिए CEIR की हेल्प से क्या होता है कि जो फेक IMEI है या फिर जो क्लोन्ड IMEI आइडेंटिफाई करने में इसको एक इट्स अ सुपर यूजफुल। ये बात माननी पड़ेगी, इस ऐप से IMEI से रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। अब इसका टेक्निकल इंसाइट अगर हम देखें तो CEIR जो क्या है, आपका सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड वाइट लिस्ट प्लस ब्लैक लिस्ट डेटाबेस है। ठीक है, यानी कि फोन का IMEI नेटवर्क पर रजिस्टर होता है, ऐप सिर्फ उसी को चेक करता है, ये कोई ट्रैकिंग सर्विस नहीं चलाता। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि ये कोई ट्रैकिंग के लिए नहीं है, इससे कोई डिवाइस ट्रैक नहीं होगी। ये एक IMEI नेटवर्क पर रजिस्टर है जो ऐप को सिर्फ उस पर चेक करेगा। ठीक है, दूसरा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो टैफ कॉप बोल लो या TAF COP बोल सकते हो। ठीक है, इसका काम क्या है, आपके नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना, या फिर कोई अननोन सिम मिलता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सब आपको पता ही है कि कैसे आधार कार्ड वगैरह से ये सारी चीज़ें आप सिम लेते हो, और मल्टीपल लिंक वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पे समझ में आए होंगे।
ठीक है। और अगर आप TAFCOP की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। अब चलते हैं कि क्या करते हैं ये डुप्लीकेसी सिम की। अब ये ऐसा सिस्टम है टेलीकॉम ऑपरेटर का कि KYC डेटाबेस को क्रॉस चेक करता है। ठीक है। आधार कार्ड में भी KYC होता है। ऐप आपका डेटा कलेक्ट नहीं करता है, वो ऑलरेडी ऑपरेटर के पास होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐप आपका कुछ पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब भी आप सिम खरीदते हो किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर की, तो आधार से लिंक होके उसके पास आपका बेसिक डेटा वैसे भी सारा ही होता है। ठीक है। तो ये कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा टेक्निकल एस्पेक्ट, तो वो है आपका लॉस्ट स्टोलन फोन ब्लॉकिंग सिस्टम, जो ये जो संचार साथी ऐप है वो प्रोवाइड करा रहा है कि अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो IMEI ब्लॉक हो सकता है। क्रिमिनल फोन को नेटवर्क यूज कर कर ही नहीं पाएगा। मतलब अगर कोई अगर जिसने भी आपका फोन चुराया है या किसी ने क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में यूज किया, तो उसका नेटवर्क ही यूज नहीं कर पाएगा अगर IMEI को ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, IMEI ब्लॉक होने के बाद डिवाइस रेडियो नेटवर्क हैंडशेक पास नहीं करता। ठीक है। ये एक एंड टू एंड टेलीकॉम लेवल ब्लॉक होता है, ऐप से नहीं होता। मतलब इसमें ऐप का रोल नहीं होता है। ठीक है। फिर आता है अब दूसरा एजेंडा जो था कि गवर्नमेंट ने इसको क्यों लॉन्च किया। तो पहला पॉइंट है उसमें कि इंडिया में कुछ मेजर इश्यूज हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके या साइबर क्राइम फ्रॉड जो भी आप बोले। तो तीन बड़े इश्यूज क्या हैं, या थे, या अभी भी हैं। पहला एक आपका टेलीकॉम फ्रॉड। ठीक है। टेलीकॉम फ्रॉड इंडिया में बहुत होता है, जिसके अंदर आपका फेक कॉल्स, KYC स्कैम्स, OTP स्कैम्स, ये सब काफ़ी हद तक बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये स्कैम मोस्टली सिम मिसयूज, फेक IMEI और अनवेरिफाइड नंबर से होते हैं। दूसरा जो है इश्यू वो है लॉस्ट स्टोलन फोन का मिसयूज। ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, आपके गैजेट्स हैं, अगर वो लॉस्ट हो जाते हैं, या चोरी कर लिए जाते हैं, तो उनका क्या मिसयूज है। तो चोरी हुए फोन का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, साइबर क्राइम में, किसी इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए, आइडेंटिटी हाइडिंग के लिए, एंड फ्रॉडलेंट सिम रजिस्ट्रेशन के लिए। और थर्ड इश्यू जो है वो है IMEI टेम्परिंग। ये भी इंडिया में बहुत मेजर इश्यू रहा है। जो ग्रे मार्केट है फोन्स का, वो IMEI नंबर को डुप्लीकेट कर देता है। ठीक है। और एक IMEI इक्वल टू, आप समझ सकते हैं, इज इक्वल टू 10 फोन्स। ठीक है। तो IMEI डुप्लीकेशन एक बेसबैंड लेवल का मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें क्या इलीगल एंड टेक्निकली डेंजरस, और संचार साथी का जो CEIR मॉड्यूल है, इसको डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि संचार साथी से आइडेंटिटी मिसयूज कम होगा, टेलीकॉम इकोसिस्टम क्लीन होगा, यूजर अपने डिवाइस के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। अब तीसरे एजेंडा में अगर हम चलें, तो फीचर्स की अगर हम बात करें कि क्या फीचर्स हैं संचार साथी ऐप के, तो उसका अगर आप डीप ब्रेकडाउन देखोगे एक रियल एग्जांपल के साथ, तो उसमें क्या क्या है। पहला IMEI वेरिफिकेशन है कि सपोज आपने एक 20,000 रुपये का एक फ़ोन लिया, लेकिन IMEI उसका फेक निकला। मान लीजिए अगर आपने कोई सेकेंड हैंड फ़ोन भी खरीदा और उसका IMEI फेक निकला, तो ऐप जो है, अगर आपने इसको इंस्टॉल करा हुआ है या फिर आप ये ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसको इंस्टेंटली बता देगा कि ये पर्टिकुलर IMEI नंबर फेक है। ठीक है। यानी कि ऐप IMEI को GSMA प्लस डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT CEIR डेटाबेस से वैलिडेट करता है। जो इंडिया का मतलब मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, उसके पास एक CEIR डेटाबेस होता है। उससे ये ऐप क्या करेगा, फोन के IMEI को वैलिडेट करता है। ठीक है। फिर और क्या, चेक ऑल सिम रजिस्टर्ड टू योर ID। किसी ने अगर आपके आधार कार्ड पर सिम निकाल लिया है किसी वजह से, गलत तरीके से, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। और ये कैसे होता है कि डेटाबेस क्वेरी की जो API यूज होती है, वो बैकग्राउंड ट्रैकिंग नहीं होता उससे। ठीक है। फिर है फोन लॉस्ट एंड स्टोलन ब्लॉक। ठीक है। ये वाले जो फीचर्स हैं, तो इसमें क्या है कि अगर जैसे सिंपली फ़ोन चोरी हो जाता है या खो जाता है, तो उस केस में भी हमको क्या करना होता है, एक FIR करनी होती है। ठीक है।
प्रोसेस यही होता है कि आपको एफआईआर करनी है, जिससे आपका आईएमईआई नंबर कट किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। यानी कि ये सारे काम आप यहीं कर सकते हो, एफआईआर अपलोड, रिक्वेस्ट, और उससे क्या होगा, आईएमईआई नेटवर्क से कट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि देखें तो अगर आप फैक्ट्री रीसेट के बाद भी डिवाइस ब्लॉक रहता है, बिकॉज ब्लॉक आईएमईआई लेयर पर होता है, ओएस लेयर पर नहीं। तो ये टेक डिफरेंस समझना ज़रूरी है, किसी इमोशन में ना बह के। फिर आता है एक स्कैम नंबर रिपोर्टिंग। ठीक है। स्कैम नंबर रिपोर्टिंग अगर आपको करनी है, तो रिपीटेड स्कैम स्कैम कॉलर्स, हमारे पास बहुत सारे स्कैम कॉलर्स आते रहते हैं, हमको पता है। तो उनको ये क्या करेगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है उसके लिए फ्लैग कर देता है। ठीक है। यानी कि ये टेलीकॉम लेवल थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम का एक पार्ट है। हम ट्री कॉलर भी यूज़ करते हैं, ट्री कॉलर ऐप भी हमारा बहुत सारा डेटा अक्वायर करता है, और वो भी हमें आइडेंटिफाई करके बताता है, जैसे कि ये स्पैम नंबर है, ब्लॉक नंबर है, उस तरह से। तो सबसे पहले अगर हम यूजर्स पर्सपेक्टिव से इसकी एडवांटेज की बात करें कि संचार साथी ऐप के क्या एडवांटेजेस हैं, तो वो है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा एक फ्रॉड प्रिवेंशन, एक है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन, और फिर आता है कम्युनिटी प्रोटेक्शन। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं इस ऐप के, जिसमें क्या है कि ऑब्वियसली इंडिया एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और इंडिया का जो टेलीकॉम इकोसिस्टम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। सो इट्स नॉट दैट इजी। तो इस स्केल पर फ्रॉड डिटेक्शन ऑटोमेटेड सिस्टम के बिना इम्पॉसिबल होता है। इतने बड़े कंट्री में जहाँ 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रहती है, और ऑलमोस्ट हर एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, तो वहाँ पे बिना एक प्रॉपर ऑटोमेटिक बोलिए, ऑटोमेटेड सिस्टम के बिना ये सारी इतने बड़े स्केल पे फ्रॉड डिटेक्शन को डिटेक्ट करना ही अपने आप में बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। और अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर हम रिस्क की बात करें इकोसिस्टम के लेवल पे कि इस ऐप के क्या रिस्क हो सकते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा जो चैलेंज, ड्रॉबैक या लिमिटेशंस आती हैं, वो आता है सेंट्रलाइज्ड डेटा। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बात करें या फिर जो भी है, जहाँ पे कंप्लीटली रिपोजिटरी होती है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज्ड डेटा का यही एक ड्रॉबैक होता है कि किसी भी रीजन से अगर उस डेटा को थ्रेट होता है, तो पूरे कंट्री का या फिर जो भी जितने भी पीपल ऑफ कंट्री हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा उनका आइडेंटिटी थेफ्ट का एक बहुत बड़ा थ्रेट वहाँ पे बन जाता है। अगर आपका कोई एक सपोज कोई एक एनिमी कंट्री है, या फिर कोई भी अगर एक ऐसा पर्सन या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल थ्रेट अप है या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, तो अगर ये डेटा लीक होता है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उस चीज़ का। जैसे पेगासस आपने देखा, पेगासस में बहुत सारी चीज़ें डेटा लीक हुआ। फिर आता है आपका लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। जो चैलेंजेस आए वो इसीलिए आए कि पब्लिक ट्रांसपेरेंसी कम है, एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है, इसी को हम पब्लिक ट्रांसपेरेंसी बोलते थे। और एक तीसरा जो अभी जो 2023 में ये ऐप लॉन्च हुआ था, लेकिन 2026 आने वाला है, लगभग 2.5-3 साल बाद ये इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक इसीलिए बना क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया कि मैंडेटरी इंस्टॉलेशन। ठीक है। इस ऐप का एक मैंडेटरी इंस्टॉलेशन के बारे में बोला गया कि जो भी फोन्स हैं, जो भी नए फोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या तो ये ऐप उसमें इंस्टॉल होके आएगी, या फिर अगर पुराने फोन्स हैं तो उसमें किसी ना किसी तरीके से ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट में ये ऐप आपको मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा कियोस इससे हो रखा है, जिस पे भी अभी हम आगे बात करेंगे। और टेक इनसाइड में क्या है कि ऐप, अगर अगर सिर्फ हम सिंपली ऐप की बात करें, तो कोई भी ऐप अपने आप में इतना रिस्की नहीं होता, लेकिन जो बैक एंड आर्किटेक्चर होता है वो रिस्की हो जाता है। उसके क्या रीजंस होते हैं, क्यों अगर बैक एंड आर्किटेक्चर रिस्की हो जाता है, कि अगर ऐप का एनक्रिप्शन वीक है, ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं है, या फिर एक्सेस कंट्रोल लूज हो। ठीक है। जैसे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल भी करते हो, तो आप उसको मल्टीपल एक्सेस प्रोवाइड कराते हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट द संचार साथी ऐप। आप कोई भी ऐप जब इंस्टॉल करोगे, तो आपका कैमरा का एक्सेस मांग सकता है, आपका लोकेशन का एक्सेस मांग सकता है, आपका वॉइस, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ों का एक्सेस वो मांगता है। ठीक है। तो ये कंसर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में, तो ऐप
उतना ही ज़्यादा एडवांस होगा। फिर अगर हम बात करें कि साइबर सिक्योरिटी में इसका रोल क्या है, तो डुप्लीकेट आईएमईआई को ब्लॉक कर रहा है, स्कैम एनालिटिक्स है, सिम का मिसयूज हॉल्ट हो रहा है, फ्रॉड डिटेक्शन पाइपलाइन, ये सारी चीजें हैं। और ये ऐप एक टेलीकॉम थ्रेट इंटेलिजेंस नोड की तरह काम करता है, लाइक स्पैम डिटेक्शन, बट एट नेटवर्क लेवल, नेटवर्क स्केल बोलिए, लेवल बोलिए। अब बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। ठीक है, कुछ मैं यहाँ पे आपको न्यूज़ और उनका स्क्रीनशॉट भी आप देख पा रहे होगे। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब या अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ये सब पे गो थ्रो कर रहे हैं। जनरली वो एक पॉलिटिकल डिबेट है, गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। लेकिन हमारा टारगेट वो नहीं था कि इस ट्यूटोरियल को एक पॉलिटिकल टर्न दिया जाए। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी का जो मेन रीजन है, जो पब्लिकली जो ट्रिगर किया है, ठीक है, वो ये है, जो स्टेटमेंट पास हुआ ना कि एवरी न्यू फोन मस्ट हैव संचार साथी प्री इंस्टॉल्ड। ठीक है, जब ये जो स्टेटमेंट पास हुआ कि नए फोन में संचार साथी प्री इंस्टॉल रहेगा, तो वहीं से ये पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इवन गवर्नमेंट भी इस पर बैकफुट पे आ गई है, उन्होंने ये स्टेटमेंट अपना वापस ले लिया है। और जो इसका मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन है, वो स्टेटमेंट भी वापस ले लिया है, उस पर कोई अभी डिसीजन फाइनल नहीं है। और मीडिया हेडलाइंस एसेंट्रिक थी, लोग पैनिक हो गए। मीडिया तो आपको पता ही है, इंडियन मीडिया कैसे काम करता है, न्यूज़ कुछ और होता है और उसको वो कैसे आपको एक कॉमन पीपल के सामने वो न्यूज़ पहुंचती कैसे है। सोशल मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी है। ठीक है, जिससे क्या है कि एक आम जो नागरिक है देश का, उसके अंदर कंफ्यूजन है। सिंपली हर कोई तो इतना साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर बहुत एजुकेटेड या टेक के फील्ड में उतना अवेयर नहीं है। तो ये ज़रूरी होता है मीडिया का रोल या किसी का भी, कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सही से पहुंचे एक आम इंसान के पास में। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी है, इसको आप एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बोल सकते हो, ये ऐप डिजाइन का इश्यू नहीं है। कोई भी ऐप अपने आप को मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन नहीं बोलती है। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, क्योंकि देखिए जब ये मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन का बोला गया तो बहुत सारी डाउट्स पैदा होते हैं कि सरकार हमारी बातें सुनेगी, हमारी एक एक एक्टिविटी पे ध्यान रखेगी। इस तरह के बहुत सारे क्योस और पैनिक वाले स्टेटमेंट पब्लिक में पास होते हैं। और सच्चाई क्या है या फिर झूठ क्या है, उस सब से हम कहीं अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट का स्टैंड अभी ये है, गवर्नमेंट कहती है कि ये एक सिक्योरिटी टूल है। इवन आप अगर इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो ऐप कंसेंट के बिना कुछ एक्सेस नहीं करेगा। वैसे भी वो इस ऐप की बात नहीं है, हम कोई भी ऐप यूज करते हैं तो उसमें हम परमिशन देते ही देते हैं। प्री इंस्टॉलेशन अवेयरनेस के लिए सोचा गया था, ये गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, और गवर्नमेंट बोलती है कि ये ऐप ऑप्शनल है। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी इसीलिए है कि सपोज अगर हम एज अ यूजर हमें कोई ऐप अच्छी लगती है, तो जैसे हम प्ले स्टोर पे भी देखते हैं या फिर कहीं पे भी देखते हैं, तो वहां पे वो दिखाता है कि इसके इतने लाख इतने करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं, जिससे खुद ही पता पड़ता है कि ये ऐप अपने आप में पॉपुलर है और किसी काम की है। तो आजकल जब मैक्सिमम लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंग ही ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि अगर संचार साथी एक्चुअल में इतनी अच्छी है तो उसको मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम या उसकी बात करें कि मान लीजिए कि अगर ये सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ पुराने फ़ोन्स में भी अपलोड इंस्टॉल हो रही है या फिर नए में हो रही है, तो क्या पता कल को इसको हम अनइंस्टॉल ही ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि जैसे बहुत सारे सिस्टम एप्लीकेशंस होते हैं, हम बहुत सारी सिस्टम एप्लीकेशंस को हम फ़ोन से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत सारा कंट्रोवर्सी बना और बहुत सारा कंफ्यूजन और पैनिक पब्लिक में इसीलिए है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। ठीक है, कि क्या कल को हम इस ऐप को अनइंस्टॉल ही नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम फाइनली देखें तो ऐप फुली वॉलंटरी है। अगर अभी भी आप इसको इंस्टॉल करके देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरी है कि सच सही से पता पड़े। अब दूसरा, अपोजिशन एंड एक्टिविस्ट जो हैं उनका कंसर्न क्या है, एक अगर हम उसका एक बैलेंस्ड व्यू देखते हैं तो कंसर्न यही है कि सेंट्रलाइज डेटा सिक्योरिटी है, जो फैक्ट है कि अगर डेटा सेंट्रलाइज रहेगा तो उसमें रिस्क रहता है डेटा थेफ्ट का। उसके अलावा ऑडिट की ट्रांसपेरेंसी है, अपोजिशन का कंसर्न है कि ऑडिटिंग की ट्रांसपेरेंसी कम है।
फिर आता है यूजर कंट्रोल। यूजर को कितना कंट्रोल दिया जाएगा, ये भी एक कंसर्न है। और है एक नो फोर्स्ड इंस्टॉलेशन, कि आप, अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर हम बात करें राइट टू प्रिवेसी की बात करते हैं, तो आप किसी को किसी चीज या किसी एक स्पेसिफिक ऐप के इंस्टॉलेशन को लेके फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये एक पब्लिक का वो रहना चाहिए, इट्स पब्लिक की चॉइस है। इट्स द चॉइस ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री कि वो कौन सी ऐप यूज करना चाहते हैं, कौन सी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली जो ऐप सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होती हैं उस तरह से, वो तो ऑब्वियसली बैन ही करी जाएंगी। ठीक है। यानी कि इंजीनियरिंग वर्ल्ड में एक रूल है कि ट्रस्ट इज बिल्ड थ्रू ओपन डॉक्यूमेंटेशन एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट। अगर जितने भी टूल्स एप्स का डेवलपमेंट होता है उसके अंदर अगर ट्रस्ट नहीं है, और ट्रस्ट जो बिल्ड होता है वो एक डॉक्यूमेंटेशन, एक ओपन डॉक्यूमेंटेशन और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट से ही होता है। ठीक है। तो ये सारा इसमें है। अब इज दिस ऐप रियली अनसेफ, इसके मिथ और रियलिटी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये ऐप एक्चुअली में अनसेफ है। तो रियलिटी ये है कि ऐप आपकी कॉल रिकॉर्ड नहीं करेगा, मैसेज नहीं पढ़ेगा, लोकेशन ट्रैक नहीं करेगा, माइक और कैमरा को एक्सेस नहीं करेगा, एंड फोटोज को भी एक्सेस नहीं करेगा। ये सब इसकी रियलिटी है। लेकिन मिथ क्या फैला हुआ है कि ये ऐप स्पाइंग के लिए यूज किया जाएगा, जिसका कोई टेक्निकल बेस नहीं है। लोगों का मानना है, पैनिक है, कि गवर्नमेंट इससे हम लोगों की जो निजी जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है, उसको स्पाई करेगी। ठीक है। इसका कोई टेक्निकल बेस नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल रिस्क एरिया है इस ऐप के, वो है सर्वर, डेटा पॉलिसीज एंड ऑडिट। यानी कि प्राइवेसी का रिस्क ऐप से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। ठीक है। अब लीगल एंगल पे अगर हम देखें तो सिटीजन का एक राइट टू प्राइवेसी एक्ट होता है। ठीक है। इवन जो पुट्टास्वामी जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसने ऑलरेडी ये स्टेटमेंट पास कर दिया था कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो जो ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने पास करा कि मैंडेटरी इंस्टॉलेशन प्रपोर्शनेट नहीं होता है, इसीलिए इसको विड्रॉ किया गया है। ठीक है। क्योंकि अगर प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी मैंडेटरी इंस्टॉलेशन को लेके। ठीक है। आप किसी भी ऐप का अगर कोई भी सिटीजन चाहता है तो वो उसका वॉलेंटरी यूज करेगा। ठीक है। फिर आता है टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। कि ये ऐप आपको ट्रैक क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि आईएमईआई एक स्टैटिक चीज है, इट्स स्टैटिक। और उसके लिए कोई बैकग्राउंड जीपीएस नहीं होता है, कोई सेंसर एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, कोई टेलीकॉम डेटाबेस लुकअप नहीं होता है, या फिर कोई नेटवर्क स्निफिंग नहीं होती है। अगर आप ट्रैकिंग करते हो तो एंड्रॉइड और आईओएस को प्ले प्रोटेक्ट ऑडिटर इंस्टेंटली फ्लैग कर देते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड का जो भी इश्यू चल रहा है वो ये है कि आईओएस स्ट्रिक्ट होता है और एंड्रॉयड जो होता है वो ओ ई एम फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। यानी कि सबके कंसर्न एड्रेस हो गए। अगर हम इसमें देखें, फ्यूचर सिनारियो यही है कि ऐप हमेशा ऑप्शनल रहेगी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उसमें आनी चाहिए, ऑडिट इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और एक बेहतर एआई फ्रॉड डिटेक्शन उस ऐप के अंदर होना चाहिए। नेशनल एंटी फ्रॉड नेटवर्क बिल्टअप भी होना चाहिए इसमें। जैसे कि एआई बेस्ड टेलीकॉम फ्रॉड डिटेक्शन के ट्रेंड ऑलरेडी चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी वहां पे चल रहे हैं। तो फाइनल टेक इसमें यही है कि स्टोलन फोन को ब्लॉक कर सकते हैं, ये इसका हेल्पफुल है। सिम का जो मिसयूज है उसको चेक कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही यूजफुल है। फियर को ट्रैक करना, ये टेक्निकली कहीं से जस्टिफाइड नहीं है, ये मैंने एक टेक पॉइंट से बता दिया आपको, स्पाइंग कैसे हो सकती है या नहीं हो सकती। और प्रिवेसी रिस्क की अगर हम बात करें तो बैकएंड डिपेंडेंट है, जो एक प्रिवेसी रिस्क है। मैंडेटरी इंस्टॉलेशन की बात करें तो अभी करंट सिनारियो में इसको विड्रॉ कर लिया गया है। अब फ्यूचर का तो पता नहीं क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी। ठीक है। ऐप एक टूल होता है, तो इसको स्मार्टली यूज करना है, और प्रिवेसी अवेयरनेस आपको रखनी ही रखनी है। तो आई होप आपको आज का ये डिटेल बैकग्राउंड आपको इंसाइटफुल लगा होगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप संचार साथी ऐप पे ट्रस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, या जो भी आपका स्टैंड है इस ऐप को लेके वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक यू।